कि मेरी आवाज क्लियर है तो फिर हम क्लास बाकायदा स्टार्ट करते हैं। की तैयारी ठीक है, बाकी लोगों की बात भी क्लियर है। अच्छा, मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ठीक है भाई। ठीक है जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। ये हमारे पास कोड खुला हुआ है, लास्ट क्लास वाला, जो हमने लास्ट क्लास में कोड लिखा था। तो अब मुझे ये बताएंगे, लास्ट क्लास में असाइनमेंट भी दिया था मैंने, क्या वो असाइनमेंट किया आप लोगों ने या कुछ कोशिश की, ट्राई किया थोड़ा सा आप लोगों ने? मेरी स्क्रीन नजर आई आप लोगों को? जी सर, स्क्रीन तो आपकी दिख रही है और कोड भी कोड भी दिख रहा है। जी सर, कोड भी दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक असाइनमेंट था लास्ट क्लास वाला, उसका क्या बना? सर वो अभी मैं क्लास के बाद ना कंप्लीट करके जितना भी हुआ मुझसे मैं भेज दूंगा। मैं अभी मिडिल में हूँ, मतलब मैं अभी अच्छा, कहीं बाकी लोगों ने? सर मेरा हेरोको का अकाउंट भी बना लिया था और गेटअप का भी अकाउंट बना लिया था। तो सर अभी मेरा अभी कोड डालना था बस वो। बस ठीक है, आप उसके लोगों ने अगर बना लिया ना तो बस इतना काम ये करना है, जिसने गिटहब पे डाल दिया, या मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि करना क्या है आप लोगों ने ना। ये जो कोड है ना, जो हमने लिखा था लास्ट क्लास में, ये कोड आपने सबसे पहले गिट पे डालना है। जब आप हीरोको का अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे जब आप कोड को पुश करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई कोड का कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप कोड ना। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गिटहब का, तो आप गिटहब के थ्रू आप इसको कोड को वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। सिर्फ इस कोड में जो मैंने चेंजेस बताई थी लास्ट टाइम, वो चेंज ये करना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे हमने लिखा कांस्टेंट पोर्ट 3000। ये जो 3000 की पोर्ट है ना, ये टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे लोकली सेट की थी, लोकल, इस लोकल के लिए। लेकिन जब आप हीरोको पे आप कोड डालेंगे तो क्या ये कंफर्म है आपको, या मुझे कि वहाँ पे 3000 की जो पोर्ट है वो फ्री मिलेगी? नहीं पता ना, क्योंकि देखें हीरोको पे आप भी कोड डाल रहे होंगे और लोग भी काम, दुनिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उस पर। तो ये जरूरी नहीं है कि 3000 पोर्ट ही मिले। तो आपने इसको यहाँ से कमेंट करना है, और मैंने कहा था कि ये डाल देना आप यहाँ पे, यानी कि आप इसको यहाँ पे, यहाँ तक इतना डाल सकते हैं, काफी है। यहाँ से ये आप कर दें, ये काफी। इसका मतलब ये है कि आप हीरो को बोल रहे हैं कि भाई मुझे नहीं मालूम कि आपके पास कौन सी पोर्ट फ्री है। तो वो क्या करेगा हीरो को, आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, ये प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट, ये इसका एक प्रोसीजर है। वो क्या करेगा कि वो इसके थ्रू जो भी अवेलेबल पोर्ट होगी वो आपको लाके दे देगा, और वो इस वेरिएबल में डाल देगा, और वो वेरिएबल आप यहाँ पे कॉल कर, सिंपल। सही है। ये काम आपको सिर्फ उस सूरत में करना है जब आप करने लगे। अब चाहे वो होस्टिंग आप हीरोको पे करें, गूगल पे करें, या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके करें, ये आपको काम करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे कोड भी लगा दी और मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया, ये भी लगा दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं अगर यही लाइन अपने लोकल पे चलाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसको भी मैं कमेंट कर दिया मैंने, और यहाँ लगा दिया। इसका मतलब ये है कि वो ये चेक कर लेगा हमारा, जैसे हम लोकल पे अगर हम चला रहे हो तो वो चेक कर लेगा यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल से कोई पोर्ट आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि लोकल पे कोई नहीं इन्वायरमेंट वेरिएबल बना हुआ हमारा। तो वो क्या करेगा कि वो 3000 पोर्ट उठाएगा और इस पोर्ट में डाल देगा और यहाँ से चला देगा, जैसे कि अभी यहाँ पे ये चल रहा है। ये देखें, यहाँ पे ये चल रहा है, अभी 3000 पे चल रहा है क्योंकि ये लोकल है। ठीक है, दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि इस कोड के अंदर मैंने बताया था एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, और आपको ये डालना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप यहाँ पे ये लगाएंगे, ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये हीरोको की रिक्वायरमेंट है, प्रॉक फाइल की।
ठीक है। जब आप गूगल पे डालेंगे, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो, वो उसका डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, वो पढ़ना पड़ेगा। किसी और सर्वर पे डालेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी कि उनकी रिक्वायरमेंट है क्या। तो उसके हिसाब से हमें अपने कोड में जो भी चेंजेस करनी होगी वो चेंजेस करनी पड़ती है। यहाँ तक तो आई होप की बात क्लियर हो गई होगी आपकी ना, बस ये मैंने सिर्फ रिपीट की है। लास्ट क्लास में भी मैंने यही बात रिपीट की थी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी हम जो कोड लिख रहे हैं, ये कोड है हमारा बैकएंड डेवलपमेंट। हमने एक्सप्रेस पे काम किया। एक्सप्रेस पे हम जो काम कर रहे हैं, हमने नोड इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल की, उस पर हमने काम किया। अभी हमने लोकल यहाँ पे टेस्ट कर लिया। अच्छा, अब होता क्या है कि जितनी भी ये बेसिकली ये अभी हमारी जो है ना, ये एपीआई कहलाती है हमारी ना। ये हमने ये लिखा, ये एपीआई है, एक एपीआई ये बन गई हमारी, एक एपीआई बन, छोटी छोटी सी एक हम एपीआई बना बना के कॉल कर रहे हैं। बेसिकली एपीआई क्या है, सब सफर फर्स्ट करें सब। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? चले इसी को ले लें, ये हमारे पास ये ब्राउजर है। ठीक है। अब ये जो ब्राउजर है हमारे पास, इसकी एक यूआई है, यानी कि इसका एक यूजर इंटरफेस है। टाइटल नजर आ रहा है, क्रॉस का बटन नजर आ रहा है। गूगल आप खोलेंगे तो गूगल के ऊपर अपना अपना एक अलग से वो उसकी स्क्रीन आ रही होंगी। तो ये किसके लिए है? ये जीयूआई ये यूजर के लिए है, हमारे लिए है। कि जब कोई यूजर आए उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, उस प्रोग्राम के ऊपर, तो उसको टॉप पे क्या नजर आना चाहिए, बॉटम पे नजर क्या आना चाहिए, राइट पे क्या नजर आए, लेफ्ट पे क्या नजर आए। वो एक जीयूआई भी उसे हम कहते हैं ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, अब जब हम ये एपीआई जब हम काम कर रहे होते हैं, तो एपीआई किसी किसी ह्यूमन के लिए नहीं होता। वो एक वो होता है किसी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए। यानी कि आपने वो एक कोड लिखा, तो ये कोड आपने किसके लिए लिखा? ये यूजर के लिए नहीं लिखा है, ह्यूमन के लिए नहीं लिखा कि उसको जीयूआई किस तरह की नजर आनी चाहिए। उसकी यूआई जो आनी चाहिए वो एक सॉफ्टवेयर के लिए लिखी है भाई। कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको खोलें और वो यहाँ से इस ब्लॉक को कॉल कर ले। वो वो जो काम हम करते हैं, वो यूआई पे हम जो काम करते हैं, वो एप्लीकेशन इंटरफेस कहलाता है। ये भी हम जो काम कर रहे हैं ना, ये बैकएंड पे काम कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी सी हम एपीआईज बना रहे हैं, ये बेसिकली एप्लीकेशन इंटरफेस है। दिस इज कॉल्ड एपीआई। ठीक है। अभी एक छोटा सा हमने 3 लाइन का कोड लिखा, ये एक एपीआई है, ये एक एपीआई, ये एक एपीआई। आगे जाके आप जब आप थोड़ा सा कोड और बड़ा लिखना शुरू कर देंगे, तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि हम बड़ी बड़ी एपीआई बनाते कैसे। यानी कि इसकी छोटी सी मिसाल ये लेना है आपके, एपीआई क्या है कि आपने एक डेटा, एक ब्लॉक बनाया। ठीक है। और एक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कि वेयर हाउस बनाया। उस वेयर हाउस को बनाने के लिए आपने पूरा कोड लिखा। उस कोड के अंदर से आप डेटा को कॉल कर रहे हैं, दैट इज एपीआई। मिसाल के तौर पर हमने लास्ट टाइम वेदर एपीआई की थी। वेदर एपीआई क्या थी? वेदर एपीआई के अंदर सारा डेटा मौजूद था पूरे वर्ल्ड का। लाइक लाहौर में क्या टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त, लाहौर की जो है ना वो फील लाइक क्या है, इस्लामाबाद का क्या है, कराची का क्या है, हैदराबाद का क्या है, अमेरिका क्या क्या होगा, यूएई का क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का उसके अंदर डेटा उसमें डाल दिया है। और हमने वो जो लाइन थी, वो जो कोड था, वो हमने कनेक्ट किया अपने डेटाबेस के साथ, तो वो एपीआई कॉल हो गई। अब वो एपीआई किसके लिए थी? क्या वो यूजर के लिए थी एपीआई? नहीं, वो एपीआई हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट करने के लिए थी। यानी कि वो एपीआई खुद एक प्रोग्राम था, और हम भी अपना एक प्रोग्राम बना रहे थे। और उन दोनों प्रोग्राम को हम आपस में कम्युनिकेट करवा रहे थे, कनेक्ट करवा रहे थे। तो वो उन्होंने एक एपीआई बना के डाल दी। इसी तरह की बहुत सारी एपीआई आप बना के डाल सकते हैं। पब्लिकली भी डाल सकते हैं और प्राइवेटली भी डाल सकते हैं। जब पब्लिकली तो मैंने आपको बता दी कि जी ये वेदर एपीआई। प्राइवेटली कौन कौन सी होती है? प्राइवेटली एपीआई की एग्जाम्पल और भी दी थी मैंने, कि आप शॉपिंग कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू आप शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे कि दराज वगैरह हो गया, ओएलएक्स हो गया, या आपके पास इतनी सारी शॉपिंग साइट्स हैं, अमेजोन हो गया। अब आप शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करते हुए वो क्या करता है? वो आपसे पूछता है, भाई आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है? आपने कहा भाई मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, या जो भी डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, आपने क्लिक कर दिया। क्लिक किया तो आपने देखा होगा कि वो क्या करता है। उसको यूआरएल पे कभी गौर किया करें, कभी आप शॉपिंग करें ना, उसके यूआरएल पे गौर किया करें कि आप यूआरएल पे गए थे किसके? दराज के यूआरएल पे गए थे।
अब जैसे ही आपने उसको कहा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है और प्रोसेस करे पेमेंट को, तो जैसे उसने प्रोसेस किया उसका यूआरएल चेंज हुआ, रीडायरेक्ट कर दिया उसने। रीडायरेक्ट कर दिया, कहाँ गया? उसका यूआरएल गया उस लोकेशन पे जिसकी एपीआई कनेक्ट हुई हुई है। मिसाल के तौर पर उसकी एपीआई कनेक्ट हुई है एचबीएल बैंक से, तो वो एचबीएल वाले अपनी एक एपीआई का लिंक देते हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, वो वहां से कनेक्ट कर लेगा। फिर वहां से वो ऑथेंटिकेशन भी होती है, आपका कार्ड की सिक्योरिटी भी होती है, फिर आप कार्ड सही डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, एक्सपायरी तो नहीं, वो सारी की सारी फिर उनके पोर्टल पे जाके होगी, आपके पोर्टल पर नहीं होगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपने एक शॉपिंग साइट बनानी है, जब आप ये कोर्स कर लेना, मैं आपको चले टारगेट देता हूँ कि एक शॉपिंग साइट बनानी है। उसके बाद क्या होगा शॉपिंग साइट का? आपने कहा ठीक है जी मैंने शॉपिंग साइट बना दिया, मुझे इसको लाइव करना है। लाइव किसके लिए? पब्लिक के लिए। अब पब्लिक आए, उसका शॉपिंग करे और चली जाए। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी पे वो आप ही की साइड पे रहेगा। और आपने कहा नहीं मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी करवानी है या डेबिट कार्ड से भी, तो इसके लिए आपको बाकायदा थर्ड पार्टी एपीआई यूज करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर आपने कहा मुझे किसी बैंक से बात करनी है तो बैंक आपको एक एपीआई देगा, वो एपीआई आपको अपने कोड में इंटीग्रेट करना होगा। बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हमने वेदर एपीआई इंटीग्रेट की थी। सही है? इसकी तरह जैस कैश है, इजी पैसा है, अगर आपको इस तरह से इंटीग्रेट करनी है तो वो भी आप इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, उसका थोड़ा सा प्रोसीजर और थोड़ा समझा देता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी में तो सारा आपके अपने ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप वहां से एपीआई कनेक्ट करते हैं तो वो आपसे एग्रीमेंट करते हैं बाकायदा कि भाई आप हमारे साथ रहेंगे, हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए वो चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक है, बैंक ने कहा भाई मैं तो आपसे 2.5% चार्ज करूंगा जो भी ट्रांजेक्शन होगी। अब कोई यूजर आता है, उसने 5,000 रुपीज की शॉपिंग की, 5,000 की शॉपिंग की उसने, उसके अकाउंट से तो सिर्फ 5,000 ही डिडक्ट होंगे ना। लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, वो इमीडिएट भी ट्रांसफर हो जाते हैं, और कुछ कुछ बैंक जो है ना वो 24 आवर्स भी लेते हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के। तो जब आपके अकाउंट में जब वो ट्रांसफर होंगे, तो वो पूरे पूरे 5,000 ट्रांसफर नहीं होंगे। बैंक अपना उसमें से 2.5% कमीशन भी डिडक्ट करेगा, जो सर्विस चार्जेस। उस 2.5% पे जो जीएसटी होगी वो भी चार्ज करेगा, और उस 2.5% पे जो भी उनका विद होल्डिंग टैक्स वगैरह या अदर टैक्सेस होते हैं वो भी चार्ज करेंगे। तो लगभग ही मिला के एवरेज में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 3% फर्स्ट करें, उसने चार्ज कर दिया, 3% डिटेक्ट करके वो आपके अकाउंट में पे ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि आप उसकी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी बैंक की। किसी आज अच्छा, आजकल तो बहुत सारी थर्ड पार्टीज भी आ गई हैं, मुख्तलिफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं, जो बैंक के पोर्टल भी यूज कर रही हैं, अपने पोर्टल भी यूज कर रही हैं, और इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर कर देती हैं। यानी कि यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन हुई, यहाँ पे किसी ने शॉपिंग की, और उसके अगले ही लम्हे आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। तो ऐसा भी होता है। तो अब होगा क्या कि, अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ तो आप, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी कि हम ये छोटी छोटी सी एपीआईज वगैरह बना रहे हैं, बाद में जब बड़ा काम करेंगे तो बड़ी एपीआईज भी होंगी। अच्छा, कुछ और एपीआईज भी होती है, कैसे बना सकते हैं कुछ कुछ और एपीआईज वगैरह को? मिसाल के तौर पर आपने कहा, आपने एक एग्जाम्पल लेने के चले, आपने एक रेस्टोरेंट की का सॉफ्टवेयर बनाया, सही है? वो रेस्टोरेंट वाला ये कहता है कि भाई मेरे पास इंटरनल एक और सिस्टम चल रहा है, आपके पास अलग सिस्टम चल रहा है। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो सिस्टम है ये वाला मर्न पे बना हुआ है, जो आपने बना के उसको सर्विसेज दे रहे हैं। वो कह रहा है मेरा इंटरनल अलग बन रहा है भाई, जिसमें मेरा अकाउंट्स भी चल रहा है, मेरा इन्वेंट्री भी चल रहा है, आपसे मैं पॉइंट ऑफ सेल ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन वो दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है, या चले सेम टेक्नोलॉजी भी अगर हुई, बट उसका कोड अलग है और आपका कोड अलग है, वो डेफिनेटली आप आपका आपको कोड वो नहीं देंगे, आप अपना कोड उनको नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा कि आप दोनों, उनका कोड या जिस जो भी डेवलपर जिससे उसने बनवाया वो और आप लोग क्या करेंगे, एक एपीआई बनाएंगे, जिसमें जो डेटा आपके सिस्टम से उनके पास जाना हो वो ट्रांसफर होगा, और जो उनके सिस्टम से आपके पास आना हो वो ट्रांसफर होगा। यानी कि वो दो, एक एपीआई उनकी बनेगी, एक एपीआई आपकी बनेगी, वो दोनों एपीआई आपस में बातें करेंगी। आप बताएंगे उनको कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, ताकि मैं अपने डेटाबेस के अंदर उसको कनेक्ट कर दूं, और डेटा कॉल कर लूं, और ताकि मेरा डेटाबेस भी अप टू डेट हो जाए। और वो भी आपसे कहेगा कि आप मुझे भी एपीआई दो,
ताकि, और मुझे मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, ये फील्ड्स मुझे चाहिए, ताकि आप जब एपीआई बनाओगे तो वो आपके पास से डेटा वहां पे ट्रांसफर होगा, यानी कि वो इस तरह से सिंक हो रहा होगा डेटा एक दूसरे के साथ। तो वो एपीआई किसके लिए होंगे? अब यूजर को तो पता नहीं है बैकएंड पे क्या चल रहा है, वो दोनों एपीआई आपस में बातें कर रहे हैं, यानी कि वो छोटे छोटे से जो प्रोग्राम्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब जो अगली बात बताने जा रहा हूँ वो ये कि जैसे कि हमने ये छोटे से प्रोग्राम किए, अब होता क्या है कि जो ये जो अभी हम जो काम कर रहे हैं ना, ये बैकएंड डेवलपर वाला काम कर रहे हैं, बैकएंड डेवलपर वाला काम कर रहे हैं। बैकएंड डेवलपर, अभी तक आपने देखा होगा कि हमने जो पिछली क्लास में हमने किया वो भी बैकएंड पे काम किया था, फ्रंट एंड पे कोई काम अभी हमने नहीं किया। अभी हमने फ्रंट एंड को फिलहाल टेम्परेरी स्टॉप किया हुआ है, ताकि हम बैकएंड पे अच्छा खासा काम सीख के वापस फ्रंट एंड पे आके दोनों को कनेक्ट करें। बैकएंड पे बैकएंड डेवलपर, अच्छा इसकी जो फील्ड्स है ना अलग अलग होती हैं, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ फ्रंट एंड डेवलपर, मैंने कहा कि डेवलपर जो है ना, एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है जो फ्रंट पे काम कर रहा होता है, जैसे कि आपने रिएक्ट सीख ली तो रिएक्ट पे उसने काम किया, HTML CSS बूटस्ट्रैप, ये रिएक्ट वगैरह, ये पूरा का पूरा ही काम कर रहा है, वो फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा है। अब आप इसके अंदर बैकएंड पे आ गए, नोड जेएस, एक्सप्रेस, ये आप काम कर रहे हैं, ये अलग है। फिर डेटाबेस एक्सपर्ट एक अलग होता है, जो सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है या डेटाबेस पे काम कर रहा होता है, जो कि मुख्तलिफ डेटाबेस को हैंडल कर रहा होता है, जैसे कि मोंगोडीबी हो गया, माई सीक्वल हो गया, सीक्वल सर्वर हो गया। जिसको सब कुछ आता है, जो सब पे काम कर रहा है, वो फुल स्टैक डेवलपर हो गया, फुल स्टैक डेवलपर हो गया वो। ठीक है, और अब आपके केस में आप मर्ज स्टैक डेवलपर हो जाएंगे। आप यहाँ पे मोंगोडीबी भी सीख रहे हैं, एक्सप्रेस भी सीख रहे हैं, रिएक्ट भी और नोड जेएस भी। तो आप इस कोर्स के बाद मर्ज स्टैक डेवलपर हो जाएंगे। अब उसके बाद ये कोर्स सीखने के बाद जब आप 100% सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, कहीं इंटर्नशिप करेंगे, या जो लोग ऑलरेडी डेवलपर हैं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो उनकी चॉइस है कि वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को चूज करते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट को चूज करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को चूज करते हैं, या कंप्लीटली फुल स्टैक डेवलपर को चूज करते हैं, वालेकुम सारा का सर। सारा। अब करना अस्सलाम ये वालेकुम है, सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर एक वो रिएक्ट नेटिव भी होती है, उसमें क्या होता है सर जी? वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हो, एक नेटिव जो होता है ना, वो मोबाइल जी एप्लीकेशन जी। डेवलपमेंट है। सर वो पूरा एक अलग कोर्स है या वो इसके अलग अंदर ही कोर्स आती है, है चीज? नहीं नहीं वो अलग कोर्स है, ये अलग कोर्स है, ये जो भी आप कर रही हैं, और ये पूरा एक अलग कोर्स होता है, वो इसके अंदर नहीं आता, वो अलग है। सर सही है। ये जैसे हमारे पास ये मर्न है, तो ये हाँ। रिएक्ट नेटिव जो है इसके आगे कैटेगरीज भी हैं या सिर्फ ये रिएक्ट नेटिव ही एक चीज है, बस इसको ही करना होता है? नहीं, आप जब ये फुल स्टैक कर लेते हैं ना, अब ये यहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन है, ये जो अभी मैंने अभी बताया ना, वो ये जी वेब एप्लीकेशन है। अब आप कहते हैं जी कि यार मुझे मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए फ्रंट एंड के, डेवलपर के, सबके, तो जी। फिर आप क्या करते हैं, तो बाकी चीजें तो उसी तरह से आता है, एक नेटिव भी आता है। ये कोर्सेज वो हैं जो जिससे आप मोबाइल एप्लीकेशन सीखते हैं। आपके कोर्स में सिर्फ ये शामिल है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक हो गया। अब मैं अब जो अगली बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो बैकएंड डेवलपर है उसको क्या करता है, जब आप बैकएंड एप्लीकेशन काम कर रहा होता है ना, तो एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि यहाँ पे इसने कोड लिखा, और कोड लिखने के बाद इसने नोड चलाया, और इसने बता दिया कि ठीक है जी आपका सर्वर एक्टिव हो गया, सर्वर चल रहा है आपका। बैकएंड डेवलपर जैसी बात है कि जो छोटे छोटे कोड है ना, जब वो बड़े कोड लिखे होता है काम करता है, तो वो चेक करता है कि यार मेरी जो मैंने कोड लिखा है, जो मैंने एपीआई लिखी है, काम सही कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी बैंक की, जैस कैश की, इजी पैसा की, या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ठीक है ना, ये जो भी आप एप्लीकेशंस कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, उनको टेस्टिंग करने के लिए हमें एक टूल होता है, हमें टेस्ट करने के लिए, और वो होता है आपके पास, एक अलग से टूल होता है जिससे हम काम करते हैं, और ये आपके पास पोस्टमैन का एक टूल होता है, ये वाला।
पोस्टमैन, ये पोस्टमैन है, ये स्क्रीन खुली हुई है। आपने करना ये है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने लिखना है डाउनलोड पोस्टमैन। इसको यहाँ पोस्टमैन पे जाइएगा, यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है पूरी। ये अपने देख लीजिएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज का है तो ठीक है, लिनक्स का है तो वो अलग उसका वर्जन मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास अगर मैक है तो उसका अलग वर्जन आपको मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपने लाजमी करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी होती है, जैसे कि ये वाली एप्लीकेशन है, हमने डाउनलोड ऑलरेडी की हुई है। ये आप डाउनलोड करें और यहाँ पे रहते हुए हम सारी एप्लीकेशंस को टेस्ट करेंगे कि जो एप्लीकेशन या जो एपीआई हमने बनाई वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। यानी कि पोस्टमैन आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से आप अपनी एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, वो मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता भी हूँ कि हम कैसे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पे अगर फर्ज करें मैंने लिखा लोकल होस्ट और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3000, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गया था आई एम लो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये वाला कोड मेरे पास चल रहा है। ये रूट है ना, ये रूट है। मैंने यहाँ से कहा कि भाई वाटर को कॉल कर ले, तो मैं यहाँ पे स्लैश करके वाटर कॉल करूंगा तो ये वाटर लिखा हुआ आ जाएगा, ये आ गया वाटर। अब इन एप्लीकेशन को अभी तो मैं सिर्फ गेट कॉल कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास, हमारे पास ये चार चीजें होती हैं काम करने के लिए। एक होती है गेट, एक होती है पोस्ट, एक होती है पुट, एक होती है डिलीट। ये चार चीजें होती हैं। अभी तो देखें मैंने सिर्फ गेट कर रहा हूँ ना, तो गेट तो मैं ब्राउजर पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज अब मैंने पोस्टमैन पे गया, पोस्टमैन पे यहाँ पे गया। आपके केस में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखें प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको, आपने यहाँ पे आना होगा। ठीक है, ये प्लस का साइन पे आएंगे तो आप इस जगह आ जाएंगे। जब फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तो ये स्क्रीन नहीं आती, प्लस का साइन करने के बाद ही ये स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे आपको। तो हमने फिलहाल जो टेस्ट करना है, गेट पोस्ट पुल और ये डिलीट, ये बहुत ये चीजें, ये मेन असल में ये CRUD ऑपरेशन होता है। CRUD ऑपरेशन तो पता ही होगा ना आपको। CRUD हमारे पास होता है ये CRUD ऑपरेशन। सी से बनता है क्रिएट, ठीक है, और आर से बनता है रीड, ये बन गया आपका अपडेट, और ये बन गया आपका डिलीट। ये CRUD ऑपरेशन कहलाता है। CRUD ऑपरेशन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। चाहे आप PHP कर रहे हो तो वहाँ भी CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, मर्न कर रहे हैं उस पर भी CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं। आपने आपने रिएक्ट के ऊपर टू डू ऐप बनाई थी, तो टू डू ऐप क्या थी, वो भी CRUD ऑपरेशन ही था। सही है, यहाँ पे आप बैकएंड पे रहते हुए काम कर रहे हैं, वो क्या है, ये भी हम अभी फिलहाल बैकएंड्स को पे रहते हुए कुछ चीजें पहले टेस्ट करेंगे और फिर बाकायदा इसका हम CRUD ऑपरेशन बनाएंगे। इसके साथ हम डेटाबेस को भी कनेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम पोस्टमैन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोस्टमैन को इस्तेमाल करते हुए हम इन एपीआई को टेस्ट कैसे करेंगे, ये वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब पोस्टमैन आपने, आपका क्या टारगेट है? अब पोस्ट आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल पोस्टमैन। सबसे पहला तो आपने ये काम करना है, ये आपका टारगेट हो गया। ये आपको हर किसी को करना होगा, यानी कि अगर आपने कर लिया आज की तारीख में तो, और प्रैक्टिस भी कर ली, तो कल की क्लास थोड़ी और आसान हो जाएगी। वरना थोड़ा सा मुश्किल होगी समझने के लिए ना, क्योंकि अब हम डेटाबेस की तरफ भी जा रहे हैं। हमने अगला जो टारगेट होगा हमारा वो डेटाबेस भी होगा। कोशिश हम करेंगे कि आज ही डेटाबेस स्टार्ट कर दें, अगर आज टाइम मिल गया ठीक है, वरना हम मोंगो डीबी को आज स्टार्ट भी कर देंगे, ताकि हम जो अभी छोटी छोटे से हम काम कर रहे हैं उनको साथ साथ डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी करें। जब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम फ्रंट पे भी आ जाएंगे और सारा मिलके फिर एक पूरी एक एप्लीकेशन बनना शुरू हो जाएगी। तो फिर आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर और ज्यादा मजा आएगा। मजा उसी सूरत में आएगा जब प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। किसी का कोई सवाल है? सर एपीआई बनाना सीखेंगे? देखें, एक छोटा सा काम तो आप कर ही चुके हैं, एपीआई बनाना।
वेदर वेदर ऐप आपने कनेक्ट की, आपने दूसरे की एपीआई से डेटा उठाना आपने सीख लिया। जी। तो ये जो छोटा सा जो आप काम कर रहे हैं बेसिकली ये एपीआई ही है। बट अच्छा। हम छोटा मोटा जो भी हम प्रोग्राम वगैरह होगा वो हम इंशाल्लाह उसको बनाएंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम बेसिकली एपीआई बनाते ही कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। सर ये वाली जो एपीआई आपने बनाई है हम ब्राउजर पे देख सकते हैं? ये इस वक्त तो ब्राउजर पे देख सकते हैं, देखे ना मैंने अभी आपको रिजल्ट दिखाया ना ब्राउजर, ये देखे ना, ये रिजल्ट आया ना ब्राउजर पे, तो आया रिजल्ट ये। हम्म, अब इसी को मैं कॉल अब करूंगा, इसी के रिजल्ट को अब मैं चेक करूंगा कहाँ पे, पोस्टमैन पे। ये तो एक किस्म का राउट बन गया ना? हाँ? क्या मतलब? ये मतलब ब्राउजर, ये स्लैश जो, वाटर लगेगा तो वाटर आ जाएगा, स्लैश वो जो हाँ लेकिन आप तरफ। देखें हमने, हाँ ठीक है, आप ठीक है, लेकिन हमने कॉल कहाँ किया, ब्राउजर पे कॉल किया है ना। जी सर। ठीक है, लेकिन ये चूंकि गेट है तो इसलिए ब्राउजर पे कॉल की हमने, यहाँ गेट लगाया ना, ये गेट, गेट का मतलब है कि डेटा डिस्प्ले करे, डेटा डिस्प्ले करने के लिए ब्राउजर पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे भी हम चीजें टेस्ट करेंगे। कुछ चीजें हम ब्राउजर पे कॉल कर सकते हैं, कुछ चीजें हम नहीं करते, और कुछ चीजें जो ब्राउजर पे कॉल नहीं करते हम उन्हें जरूरत पड़ती भी नहीं है कॉल करने की ब्राउजर पे। तो मिसाल के तौर पर दोनों एपीआई आपस में बात ही कर रही हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी एप्लीकेशन को कनेक्ट आप कर रहे हैं, तो उन दोनों एप्लीकेशन को आपने एपीआई को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ब्राउजर पर डिस्प्ले करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है कि उसका रिजल्ट होता है क्या है। वो जो आपस में बातें कर रही हैं उनको डिस्प्ले करवाने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हर चीज हम ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं करवाते, हर चीज पब्लिकली ओपन तो नहीं होती ना, या होती है? हर चीज पब्लिकली ओपन नहीं होती। ब्राउजर पे जो आप काम करने के लिए जा रहे हैं वो पब्लिक के लिए करने, पब्लिकली करने के लिए जा रहे हैं, हर चीज ब्राउजर पर नहीं होगी। ठीक है ना, ब्राउजर पे वो होगी जो आप डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, वो आपके ऊपर है कि आपने क्या डिस्प्ले करवाना है क्या नहीं करवाना। ठीक है, अच्छा, अब आप आ जाए, अब मैं आ जाता हूँ पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे मैंने लिखा है यहाँ पे लोकल। अच्छा, मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं गेट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, गेट, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया गेट, नंबर एक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि लोकल होस्ट किया मैंने, मेरी पोर्ट क्या है, लोकल 3000 मेरी लोकल पोस्ट, लोकल पोर्ट मेरी 3000 है, मैंने यहाँ पे किया, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेंड। देखिए अब मेरे पास यहाँ पे ये इसका रिजल्ट आया है, ये आई एम हेलो वर्ल्ड, चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम हेलो वर्ल्ड, ये इसका रिजल्ट आया। अब दोनों में फर्क है, अब देखिए ब्राउजर पे जब आपने कॉल किया तो आपका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आया, आपका सिर्फ ये रिजल्ट आया ब्राउजर पे कॉल करने के लिए, लेकिन पोस्टमैन पे जब मैंने कॉल की तो पोस्टमैन में मुझे सब ये बता रहा है कि इस एपीआई को जब मैंने कॉल किया, ठीक है, टच किया, तो इसने मेरा कितना टाइम लिया, इसने बता दिया कि भाई इसने 12 मिली सेकेंड लिया, यार है ना, 12 मिली सेकेंड ये वाला। अब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे पूरे स्टेप्स बता रहा है कि भाई इसने सॉकेट इनिशियलाइजेशन में कितने सेकंड्स लिए, कितने मिली सेकंड्स लिए, डीएनएस लुकअप में कितना टाइम लिया, टीसीपी में कितना टाइम लिया, ये पूरी एक डिटेल मुझे बता रहा है। एक छोटी सी एपीआई कॉल करने के लिए ये 12 मिली सेकेंड ले रहा है। सपोज कर लें कि ये अगर 10 सेकंड लेता, 10 सेकंड, मिली सेकंड नहीं, 10 सेकंड लेता, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते, यार मेरी इस छोटी सी एपीआई इतना टाइम क्यों ले रही है। अगर ये 10 सेकंड यहाँ पर ले रही है तो ये यूजर के पास जब जाएगी, जिसको मैं होस्ट करवाऊंगा, तो वहां पे कितना टाइम लेगी, वहां पे जैसी बात है कि ये तो भी लोकल पर है, वहां पे क्या करेगी, पहले सर्वर पर जाएगी, सर्वर से रिक्वेस्ट वापस आएगी, पता नहीं उसका इंटरनेट की स्पीड क्या चल रही होगी, तो ये 10 सेकंड जो मेरे पास आ रहा है वो वहां जाके तो 30 सेकंड हो जाएगा, तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। तो आपको अपना कोड चेक करना पड़ेगा कि भाई मैंने ऐसा क्या एक्स्ट्रा लिखा या गलत लिखा या कौन से प्रोसेसेस फॉलो मैंने कर लिए जिसकी वजह से मेरी एपीआई इतनी स्लो रिस्पॉन्स कर रही है। तो एक तो टाइम भी मिल गया आपको, ठीक है, कुकीज वगैरह, हेडर्स वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल्स ये यहाँ पे ये आपको मिल जाती हैं। आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, सर पैरम्स। जी इसमें हेडर कैसे बनाएंगे? मतलब मुझे अगर ये चाहिए कि मैं कोई हेडर पास करके ये वाली एपीआई गेट कर सकूं, अदरवाइज मुझे एपीआई गेट ना हो फिर, समझा नहीं, दोबारा पूछिए। मतलब कोई ऑथेंटिकेशन लगानी हो इस एपीआई पे। अब ये ये एपीआई तो ऑथेंटिकेशन की मतलब तरफ अभी तो हम पहुंचे नहीं है, अभी तो हम तो सिर्फ लिखना सीख रहे हैं।
अभी तो हम वहां तक पहुंचे नहीं ऑथेंटिकेशन के ऊपर। अभी तो ऑथेंटिकेशन वाला काम अभी आएगा, अभी तो हम सिर्फ 3 लाइनों पे फंसे हुए हैं। अभी तो हम यहाँ से वो भी निकले ही हम ही नहीं है। लगाएंगे या यहाँ से वो होती है कोई मतलब लाइब्रेरी है जो जैसे सारा काम इंस्टॉल देखें करते हैं? डेवलपर को करना होता है सारा काम। हम्म, चाहे ऑथेंटिकेशन लगानी हो, चाहे कनेक्टिविटी करनी हो डेटाबेस के साथ, चाहे डेटा को डिस्प्ले करवाना हो, सारा का सारा काम डेवलपर का होता है। बस इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा डिपार्टमेंट सेट किए हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रंट एंड डेवलपर अलग है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग है, बैक एंड डेवलपर अलग है, तो ये काम डिवाइड हो जाता है। ये इस वक्त अभी हम जो काम कर रहे हैं ये सारा बैक एंड डेवलपर का काम है। ये एपीआई की टेस्टिंग करना, जो छोटे छोटे हम काम कर रहे हैं और ये टेस्टिंग करना, ये सारा का सारा बैक एंड डेवलपर का काम है। फिर इसके अलावा जब हम वो उसके पास आते हैं किसी भी एपीआई की कनेक्टिविटी के लिए, ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए, तो फिर वो डिपेंड ये करता है कि वो काम किसको दिया जाएगा। ये फ्रंट एंड डेवलपर उसको कनेक्ट करेगा या बैक एंड डेवलपर करेगा। बैक एंड डेवलपर का काम ये होता है कि उसने उस एपीआई को, जिसने ऑथेंटिकेशन को कलेक्ट करना है, चेक करना है, टेस्ट करना है, वो बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, टेस्ट करेगा पोस्टमैन पे आके, यार ये एपीआई मैंने कॉल कर ली है भाई, ये यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है, ये डेटा आ रहा है, ये चीजें यहाँ पे मिलेंगी, ऑब्जेक्ट की सूरत में मिलेंगे, ये फील्ड्स मिलेंगी आपको। तो वो क्या करेगा, वो जो काम बैकएंड डेवलपर के करने करने का होगा वो बैकएंड डेवलपर करेगा। और जो काम उसने आगे ट्रांसफर करना होगा कि भाई ये देखो मैंने एपीआई कनेक्ट कर दी है, मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ये अब तुम्हारा फ्रंट एंड का काम है, ये अब मैंने कोड फेंक दिया आपकी तरफ, अब आपका काम है कि इसको डेटा को डिस्प्ले करवा के स्क्रीन पर दिखा दो। ठीक है। तो अगर बड़ी कंपनी है तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी अपवर्क पे, फाइवर पे, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, या एक प्रोजेक्ट आपको मिला है और आपने सारा काम खुद ही नहीं करना है, तो फिर फ्रंट एंड डेवलपर भी आप हैं, बैक एंड डेवलपर भी आप हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी आप हैं, सारा काम फिर आप ही को करना है। फिर ये काम डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए आपको, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहे हैं और, तो फिर ये सारा काम फिर आपको आना चाहिए। तो अभी जो ऑथेंटिकेशन वगैरह पे अभी हम नहीं गए, अभी तो हम ये आहिस्ता आहिस्ता करके पहले ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये करंट ऑपरेशन हम सीखेंगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर हम जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी पे आ जाएंगे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जाएंगे कि हाँ ठीक है जी, अब हमने दूसरी एपीआई भी कनेक्ट करना है, ऑथेंटिकेशन भी करनी है, कहाँ कहाँ जाके ऑथेंटिकेशन होगी, कहाँ पे जाके कनेक्टिविटी करनी है, कहाँ डेटा किस तरफ जाएगा, ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके अभी चलेंगे ना। ठीक है भाई। अच्छा ये हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला मैंने अभी अभी मैंने क्या टेस्ट किया है, अभी मैंने ये गेट वाला टेस्ट किया है और ये वाला काम टेस्ट किया। अब आप आ जाए, ये वाला जो हमने काम किया ब्राउजर पे, हमने देखा गेट का, मुझे यहाँ पे अगर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल ये भी कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मेरे पास रिजल्ट आ गया वाटर। अच्छा एक काम और, थोड़ा सा भी पहले टेस्ट करवाता हूँ, फिर थोड़ा सा और हम चीजें समझाता हूँ और फिर इसको और किसी और तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको बाकायदा प्रॉपर जो एपीआई का जो काम वगैरह होता है ना, उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। और चीजें इसमें बताऊंगा कौन सी सही कर सकते हैं, कौन सी गलत कर रहे होंगे, यानी क्या क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। तीसरी वाली भी हम टेस्ट करते हैं। तीसरी वाली ये क्या है, फूड, सिंपल, ये भी ऐसी बात है, यही रिजल्ट आना है। ये कोड हम असल में लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, ये हम सिर्फ आज हम सिर्फ पोस्टमैन को ट्राई कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट यहाँ पे आ गया फूड आपका। ये हमारी, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कोड लिखा था और हमने समझ लिया कि जब भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में आ रहा है, या हमारे पास हम रिस्पॉन्स में आ रहा है, रिस्पॉन्स हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, सिंपल में। अब आगे आ जाते हैं, हम थोड़ा सा इसमें मजीद काम करने की कोशिश करते हैं। एक काम अभी मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ समझाने के लिए ये काम यहाँ कर रहा हूँ, बट ये काम लीगली अलाउ नहीं है बैक एंड पे। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ वार, और मैंने एक एक वेरिएबल बनाया माई डेटा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहले एरे बनाया, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट में डेटा पास कर रहा हूँ सारा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, डेटा 0, चलो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ठीक है भाई।
ये काम जो मैंने यहाँ पे किया है, ये काम, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने ये काम किया है। ये वेरिएबल यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है, बट ये काम यहाँ पे बैकएंड पे नहीं किया जाता, ये ध्यान में रखिएगा। उसकी वजह ये है कि ये सारा का सारा काम, जब अभी तो हमारे पास डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं है ना, देखें इस केस के अंदर, तो आप डेटाबेस अब जो कनेक्ट नहीं किया हुआ हमने, तो हम डेटा कहाँ से लाएं? तो हमें डमी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ा सा डेटा डालना पड़ेगा ताकि आपको टेस्ट करवाया जा सके। लेकिन जब हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो हमें ये सारा काम यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। फिर हमारे पास हमारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो तब्दील हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो वो काम हम यहाँ पे करेंगे बैठ के। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पे? अच्छा, अब मैं यहाँ यस पे सर, समझ आ गई। इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, फर्स्ट करें मैं ये कहता हूँ आपसे कि मैंने यहाँ पे, मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पोस्ट, यानी कि मेरा डेटा कहाँ पर है? माई डेटा के अंदर सारा डेटा यहाँ पर है। और मैं जब इस एपीआई को कॉल करूंगा, यानी कि लोकल होस्ट कॉलन 3000/पोस्ट में लिखूं, तो क्या आना चाहिए मेरे पास? तो मेरे पास फिर ऊपर वाला जो डेटा है ना, वो एपीआई के अंदर वो वहां पे डिस्प्ले आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अब मैं ये टेक्स्ट नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉल करूंगा किसे? माई डेटा को। आप समझ आई बात यहाँ पे? अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर, जब मैं इसे यहाँ पर डेटाबेस में, जब ये डेटा आ रहा है मेरे पास और इस डेटा को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर इस जगह, तो अगर मेरे पास ये ना हो और डेटाबेस के कुछ वेरिएबल्स मेरे पास मौजूद हो, ठीक है, ये मेरे पास ना हो और मेरे पास डेटाबेस से डेटा आ रहा हो, तो तब भी मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। तो इसका मकसद ये है कि फ्यूचर में जब मैं डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा के डेटाबेस लेकर आऊंगा और उसका डेटा मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा इस जगह। समझ आई बात? यहाँ पे कोई सवाल है? सर सर ये जो आप वो आप मैं आपकी बात समझ गया कि आप कह रहे हैं कि ये सही प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, लेकिन ये जो जिस जिस तरीके से आपने लिखा है, ये एक तरीके, ये जेसन फॉर्मेट है ना सर? जेसन फॉर्मेट है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऑब्जेक्ट है तो ना। हाँ ऑब्जेक्ट सर, तो अगर ये मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि अगर ये सही है, आपने कहा कि ये सही प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, लेकिन नॉर्मली जो हम डीबी कनेक्ट करेंगे अपनी, वो भी उसी वो भी तो इसी फॉर्मेट पे होती है, जो डेटा हमारा आ रहा फॉर्मेट, हो या नहीं? ये जो फॉर्मेट है ना, नहीं नहीं नहीं, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मेट ठीक है, फॉर्मेट गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मेट यही है, हम जावास्क्रिप्ट में भी यही करते हुए आए, हमने रिएक्ट में भी हमने यही किया, और वही प्रैक्टिस को लेके हम यहाँ चल रहे हैं। प्रैक्टिस क्या गलत है? प्रैक्टिस ये गलत है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये प्रैक्टिस गलत है। लिखा हुआ सही है, फॉर्मेट सही है, लिखा हुआ ठीक है, लेकिन ये जो मैंने अब यहाँ से हटाया ना, अब ये यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, और इस जगह पे यहाँ पे होना चाहिए डेटाबेस, इस जगह या होना चाहिए डेटाबेस। समझ आई बात? ठीक है सर, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। लेकिन ये जो मैंने लिखा है डेटा यहाँ पे, ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवाया, समझाने के लिए करवाया है यार, ताकि हमारे पास कहीं ना कहीं भाई देखिए, मुझे बताएं कि मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट आपको पास लेके चले जाता डेटाबेस के ऊपर डायरेक्ट, ये इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर किए बगैर, आप कहते हैं सर ये डेटाबेस डायरेक्ट कहाँ से आ गया, वैल्यूज तो पहले समझाएं, डायरेक्ट डेटाबेस कहाँ से आ गया? तो मैं आपको पहले यहाँ से वैल्यूज समझा रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा कि जी अब मुझे यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करें। समझ आई बात? यस सर। कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, और अच्छा बाकी क्या है, देखें बाकी पोस्टमैन पे आप जाएंगे तो सिंपल सा क्या होगा पोस्टमैन पे फिर जाने का। अच्छा, एक चीज और का ख्याल कीजिए, अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे, हमने चेंजेस किए इतनी सारी, अब मैं सर्वर को, मुझे इसको रन करवाना है तो सर्वर को दोबारा मैं स्टॉप करके चलाऊंगा और फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे चलाने के लिए, फिर मैं कॉल करूंगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये मैं पहले स्टॉप किया, जो मैंने काम किया उसको दोबारा चलाया,
अब देखें मेरे पास जो डेटा आ रहा है किस फॉर्मेट में आ रहा है, जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा वहां पे देखें, इसी फॉर्मेट में लिखा ना मैंने, और डेटा मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया। Yeah. अब मैंने डेटा यहाँ पे कॉल करवा लिया और डेटा मेरे पास यहाँ डिस्प्ले भी हो गया, जो मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। और ये मैंने सिर्फ गेट किया है अभी, क्योंकि मैं गेट पे काम करवा रहा हूँ, और मैंने ये पोस्ट की एपीआई को कॉल की है अभी। सही है। अच्छा, Yes. अब यहाँ पे जो डेटा है ये आपके पास आया। अब आपने कहा चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैंने ये बस ये एपीआई टेस्ट करनी थी, काम हो गया मेरा। मैंने एपीआई टेस्ट कर ली, मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी एपीआई जो मैंने काम किया काम कर रही है, परफेक्ट हो गया। अब मैं अगले स्टेप पे चला जाऊंगा। अगले स्टेप मेरे क्या होगा कि ठीक है भाई, मुझे अब इसको डेटाबेस से अगर कनेक्ट करवाना है तो डेटाबेस से कनेक्ट करवा लूंगा, ये डेटा मेरा डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए, डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। फिर वहां से अगर मुझे डिस्प्ले करवाना होगा, अगर मेरे पास फ्रंट एंड डेवलपर होगा, मैं सोगा कहूंगा कि भाई आ जाओ डिस्प्ले करो चीजों को। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पे। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं जरा एक चीज और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो। अभी इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं भाई, वो कैसे कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया, को वापस आए इधर, हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था। सही है। और अच्छा, एक्सप्रेस की जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है एक्सप्रेस, तो हम एक्सप्रेस को पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये ले लेते हैं, ये है आपकी, मैं भी लोकल की बात कर लेता हूँ। जब लोकल समझ आ जाएगा तो आपकी और चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। ये हमारी आपकी मशीन है। इस मशीन पे हमारे पास कुछ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास चल रहा है, एक सर्वर चल रहा है। सपोज कर लेते हैं मेरे पास इंजीनियर्स का सर्वर चल रहा है, एक सर्वर चल रहा है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे एक चल रहा है, कहाँ गया भाई, टेक्स्ट कहाँ गया, और मेरे पास यहाँ पे चल रहा है एक एक्सप्रेस की एपीआई। अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या होता है आपके पास एक यूजर आया, यूजर ने आपकी आपकी एप्लीकेशन को, जो आपका या जो आपकी शॉपिंग साइट है, उस पे एक रिक्वेस्ट सेंड की, यानी कि उसको पहले विजिट किया और उसने शॉपिंग करने की कोशिश की। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर पे। ठीक है भाई, आपके सर्वर पे वो रिक्वेस्ट चली जाएगी, रिक्वेस्ट गई आपके पास। अब यहां से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो क्या होगी, वो रिक्वेस्ट वो यहां से जाएगी इस एक्सप्रेस के ऊपर। ये जो एक्सप्रेस का जो सर्वर बना हुआ है ना, ये इसके अंदर बहुत सारी एपीआईज होती हैं। अब ये यहाँ पर आएगा, अब ये डिसाइड करेगा कि अच्छा भाई, इसका पार्ट था, इसका पार्ट था, कौन सी लाइब्रेरी, यानी कितनी सारी जो लाइब्रेरीज आई हैं, किसका पार्ट था, कहाँ जाना चाहिए। वो बताएगा कि भाई इस जगह आपको जाना चाहिए। उसके बाद वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा, वापस रिवर्स कर देगा किसके पास, सर्वर सर्वर के पास वापस भेज देगा, सर्वर वापस उसको सेंड कर देगा यूजर के पास। इस एनजीएनएक्स के सर्वर के अलावा दूसरा सर्वर भी हो सकता है, एक्सप्रेस के अलावा कोई दूसरी एपीआईज भी हो सकती है, लाइक पीएचपी भी हो सकती है, डॉटनेट भी हो सकता है एक्सप्रेस की जगह पे। अब तो इतना वसी हो चुका है कि आप एक्सप्रेस की जगह पे दूसरे चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब तो ऐसा तो नहीं है ना कि यार, पहले पहले तो ये था ना कि जी ठीक है, रिएक्ट की चीजें ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि ठीक है, आप रिएक्ट के साथ पीएचपी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसके साथ डॉटनेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। डॉटनेट के अंदर भी रिएक्ट के फीचर्स वगैरह आ गए हैं। तो अब तो बहुत कुछ हो चुका है, सारी एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सर्वर भी कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, होता क्या है यहाँ पे, हमारे केस में क्या है, हमारे केस में डेफिनेटली इस वक्त इंजीनियरिंग तो नहीं है, हमारे केस में यहाँ पर एक और सर्वर चल रहा है जो है नोड जेएस का।
ठीक है, नोड जेएस का अपना एक सर्वर चल रहा है, तो इसके अंदर अपने फीचर्स हैं। वो नोड जेएस का जो सर्वर है वो एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट हो रहा है। एनजीएनएस का अपना एक सर्वर होता है, उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि जी उसमें लोड बैलेंसिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नोड जेएस वगैरह में एनजीएनएस के अंदर बहुत सारी फीचर्स वगैरह होते हैं, लोड बैलेंसिंग भी होती है, पैकेट की जो है ना वो समझने के वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का भी मसले होते हैं। वो बहुत बहुत पावरफुल है इंजीनिक्स ना। तो अभी हम हमारे केस में क्या कर रहे हैं, हमारे केस में तो हम सिर्फ नोड जेएस की हम बात कर रहे हैं कि नोड जेएस और एक्सप्रेस है, इन लोगों को इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया कि हम एक्सप्रेस के साथ हम काम करने के लिए जा रहे हैं ना। तो ये सारा काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि हमने एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और आपस में यहाँ पे लाके इसको इसको भी यहाँ पे कनेक्ट किया, और उसके बाद फर्दर हमने एक्सप्रेस की चीजें ही इस्तेमाल करते हुए हम आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ कि अगर ये गेट है, अगर ये गेट है तो गेट के अलावा भी कुछ है। तो मैंने ऊपर बता चुका हूँ, गेट के अलावा पोस्ट भी है, पुट भी है, डिलीट भी है। तो गेट क्या कर रहा है, चीजें डिस्प्ले कर रहा है। पोस्ट क्या कर रहा है, पोस्ट डेटा, जो भी डेटा आपके पास मौजूद है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करवा रहा है। अभी तक यहाँ पे बैकएंड पे यहाँ पे कोई फ्रंट एंड तो नहीं चल रहा ना। अब मुझे बताएं, ब्राउजर पे रहते हुए अब मुझे यहाँ पे डेटा डालना है, मैं क्या करूँ? अब मैं डेटा यहाँ से नहीं डाल सकूंगा क्योंकि मैंने फ्रंट एंड तो कनेक्ट किया हुआ ही नहीं है। इस कोड को जाके देखें, फ्रंट एंड तो कनेक्ट किया हुआ ही नहीं है मैंने। और मुझे एप्लीकेशन भी टेस्ट करनी है, काम भी मुझे करना है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं छोटा सा एक कोड और लिखूंगा जो कि मेरे पास होगा पोस्ट का कोड। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये मेरे पास है पोस्ट, ये हो गया मेरे पास भाई पोस्ट। पोस्ट के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी पोस्ट में सपोज कर लेते हैं माई डेटा, ये मेरी सारी पोस्ट है। तो मैं जब इसको स्लैश ये डॉट पोस्ट को जब मैं करूंगा और मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ स्लैश पोस्ट करके, कि जैसे ही मैं स्लैश पोस्ट करूँ तो मेरे पास सारा डेटा, वहां पे तो सारा डेटा आ रहा है ना, और तो यहाँ पे क्या करे कि मैं अपना डेटा यहाँ पे डाल सकूं, एंटर कर सकूं डेटा ना अपना। तो जब मुझे अपना डेटा डालना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेरा डेटा आ कहाँ रहा होगा, पहले तो ये सोचें मेरा डेटा आ कहाँ रहा है। मेरा डेटा भाई आ रहा है रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इस जगह अगर मैं करता हूँ बॉडी डॉट रिक्वेस्ट, ये जो आ रहा है ना पहला वाला वेरिएबल, तो मेरा डेटा तो सारा यहाँ यहाँ पे हुआ ना, ये ये रिक्वेस्ट करूंगा ना मैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये बेसिकली ये है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे करना ये होगा कि ऊपर क्या है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना। तो मैं वहां पे जब डेटा पुश कर रहा था तो पहले क्या कर रहा था मैं, माई डेटा डॉट पुश, मैं ये कर रहा था ना। तो मैं यहाँ पे करूंगा कि भाई माई डेटा डॉट पुश क्या पुश करे, जो भी बॉडी के अंदर डेटा आए, जो भी मैं बॉडी के अंदर डेटा डालूं पुश कर दे भाई। ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या करे, रिस्पॉन्स कर दे कि भाई पोस्ट, मेरी जो भी पोस्ट है, या डेटा सेव कर दो सिंपल सा, डेटा सेव मैं यहाँ पे चलाइए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक छोटी सी एपीआई मेरी बनी यहाँ पे, मैंने कहा डेटा कॉल करने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ पोस्ट करे, यहाँ कह रहा हूँ गेट करे, यहाँ कह रहा हूँ पोस्ट करे। यहाँ पे स्लैश पोस्ट को कॉल करेगा, यहाँ पे स्लैश, इसको अलग रखा, इसको अलग रखा, ये गेट करने के लिए इसकी जगह ये भी हो सकता है, इसकी जगह आप इंसर्ट डेटा कर सकते हो ऐसा। ठीक है ना भाई, आप कर सकते हो ना ऐसा, इसमें ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते।
चेंज कर सकते हो आप चीजों को। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है उसके लिए मैं करूंगा ये कि मेरे पास रिक्वेस्ट में आ रहा है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, ये भी हो गया। तो पुश किया मैंने इस वेरिएबल के अंदर डॉट बॉडी के अंदर मेरा डेटा होगा और सेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा, लेकिन पहले मैं करूंगा स्टॉप, दोबारा चलाऊंगा, मैं यहाँ पे ये करूंगा और मैं यहाँ से अब करूंगा क्या, पोस्ट। सही है भाई, पोस्ट किया मैंने। मैं आ जाऊंगा बॉडी पे, ये पैरामीटर पे था ना मैंने, मैं इसी लाइन में आगे गया बॉडी, बॉडी पे गया मैं रॉ पे, रॉ पे जाने के बाद कौन से फॉर्मेट में आपका डेटा जाएगा, मैंने कहा जेसन, देखो मेरे पास यहाँ जेसन फॉर्मेट में ही है ना, तो मैं यहाँ पे अपना एक जेसन फॉर्मेट बना लेता हूँ और मैं कर देता हूँ, फर्ज करो कि डेटा 3 मेरे पास यहाँ कितना चल रहा था, डेटा 2 तक जो है ना यहाँ पे डेटा 2, मैं डेटा 3 कर रहा हूँ यहाँ पे, डेटा 3, ठीक है। सेव करवाते हैं, सेंड करवाते हैं, क्या हो गया, डेटा सेव हो गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया डेटा सेव, समझ के मेरे पास तो कोई एरर नहीं दिया, डेटा सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ और इसके ऊपर, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, गेट डेटा, और मैं यहाँ पे गया, मैंने ये लिखा, वापस मैं पैरम्स में आया, डेटा 3 नल आया, मैंने कहीं ना कोई गलती की है, इसका मतलब ये देखो, डेटा 2 के बाद डेटा 3 आना चाहिए ना, लेकिन ये डेटा आया 3 नहीं आया, बल्कि आ गया नल। अब नल आया तो अब क्यों नल आया भाई, अब मैंने यहाँ कहीं ना कोई गलती की होगी इसके अंदर, क्योंकि डेटा आना चाहिए था मेरे पास। अब इसको चेक करना शुरू करते हैं भाई, यहाँ गलती कहाँ हुई है। अब गलती हम चेक करते हैं भाई, गलती जो हुई है, मैंने कहा पोस्ट कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया मेरे पास। माई डेटा ऊपर एक वेरिएबल है माई डेटा, ये वाला मैंने ये कॉल किया, मैंने कहा डॉट पुश करे, ठीक है, क्योंकि डेटा हमारा पुश ही होता है तभी हमारा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये रिक्वेस्ट, ये भी रिक्वेस्ट है, बॉडी पे जाए, ठीक है। हाँ, अब गलती नजर आ रही है ना, गलती भाई ये है यहाँ पर, जो आप गौर करो कि मैंने यहाँ पर इसको बताया ही नहीं है, जो मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा मेरे पास कहाँ आ रहा है, तो मैंने बताया ही नहीं है इसको, थोड़ा गौर करें इसको। मैंने इसको बताया कि आप मुझे बताएं, मुझे यहाँ इसको बताना चाहिए था, सपोज कर लें कांस्टेंट, मैंने कहा आईडी इज इक्वल टू, मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और डॉट आईडी में ही मेरे पास डेटा आ रहा है, और ये चूंकि न्यूमेरिक में आएगा तो मैं इसको कर देता हूँ नंबर, ठीक है, ये नंबर में आ जाएगा। और मेरे पास यहाँ पे और क्या गलती की है मैंने, पहली गलती ये हो गई कांस्टेंट ये आईडी, ये हो गई आईडी। अगली गलती क्या हो सकती है भाई इसके अंदर मजीद, हाँ, हमें चूंकि जेसन में काम करना था और ये जेसन फॉर्मेट है, तो मुझे करना ये पड़ेगा, मैं यहाँ पे आके एक काम और करूँगा, मुझे यहाँ पे जेसन जेसन किया मैंने, और यहाँ पे मैंने करवा लिया ऐप प्रोड्यूस एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है भाई, ये मैंने करवाया, एक्सप्रेस की स्पेलिंग गलत, यही एक्सप्रेस डॉट जेसन। और क्या गलती हो सकती है चेक कर लेते हैं दोबारा हम इसके अंदर, इंसर्ट, इंसर्ट की स्पेलिंग क्या है मेरे पास,
मेरे पास है भाई इंसर्ट और मैंने यहाँ पे किया पोस्ट और बॉडी के अंदर जेसन फॉर्मेट डेटा 3 जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। डेटा 3 ये भी सही लिखा है, स्पेलिंग सही है। सेंडिंग रिक्वेस्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं? इतना डिले तो नहीं आता ये। सर्वर भी चल रहा है, इंसर्ट डेटा भी है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। इसको कैंसिल करके दोबारा चलाते हैं, क्या गलती हो सकती है। सर्वर स्टॉप करूंगा मैं और दोबारा सर्वर चलाऊं। इंसर्ट डेटा, ठीक है भाई। दोबारा चेक करते हैं कोड। एक्सप्रेस जेसन, ठीक है। एक्सप्रेस कॉमा जेसन ये भी ठीक है। एक्सप्रेस ये भी ठीक है। ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज ये भी ठीक है। सेंडिंग रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली जा रही है, कहीं यहाँ गड़बड़ की है फिर हमने। काम करते हैं ना, इसको लगा के देखते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास जो आ रहा है डेटा, ये वाला, ये क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग। इसको लगा के देखते हैं। डेटा यहाँ पे कंसोल पे भी नहीं आ रहा ना। कंसोल में भी डेटा नहीं आ रहा। ये भाई अगर कंसोल में भी नहीं आ रहा तो ये कहाँ जा रहा है, कहाँ गलती कहाँ है ये लंबा तो नहीं हो गया, इसको देख लेते हैं, इतना होता नहीं है। कर लेते हैं पोस्ट, इसको करते हैं कैंसिल और जेसन, ये जेसन मैंने यूज किया, ठीक है। ऐप डॉट यूज ये भी ठीक है। इसको लगा देते हैं अगर, इसको चेक करने के लिए कि यार मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ भाई मुझे पोस्ट चाहिए, ठीक है। ये पोस्ट भी हो गई और मुझे पुश कर दे और कांस्टेंट आईडी हो गई। सेंड किया, ये भी ठीक है। माई डेटा ये भी ठीक है।
दोबारा से इसको करते हैं और आ जाते हैं पोस्ट पे। जेसन फॉर्मेट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ही आता है। माई डेटा ये भी ठीक है, माई डेटा, माई डेटा ठीक है। वेट करते हैं क्या मसला आ रहा है, देख लेते हैं एरर क्या है इसका। तब तक ये रिस्पॉन्स चल रहा है, एरर आएगा हमारे पास। कुछ सवाल किसी का हो तो जरा मुझसे पूछें ताकि हमारा वो टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग नहीं सुन रहे हैं जब मुझे? बेसिकली, हाँ नहीं नहीं सर, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। मैं तो बेसिकली यही बस मेरा तो वो था कि मैं जो है वो डेटाबेस, मतलब वही जैसा भी आपने बताया था ना कि डेटाबेस कनेक्ट करेंगे आप, तो मैं वही देखना चाह रहा था। कोई इशू है मेरे ख्याल से ये अभी ये एक दफा सर्वर रिस्टार्ट करने का चक्कर तो नहीं है कि सर, मतलब नहीं, मुझे ये इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डेवलपर्स जो है ना सर्वर इंटरनेट का भी रिस्टार्ट थोड़ा वगैरह सा, कर देते नहीं सर्वर तो देखिए रिस्टार्ट किया है मैंने यहाँ से ना। यहाँ पे देखें सर्वर 2-3 दफा मैंने रिस्टार्ट किया है, सर्वर का कोई इशू नहीं है। बल्कि ये कोड तो मैंने अभी लास्ट क्लास अभी करवाई है, आज ही करवाई है बल्कि, उसमें ही कोड चल रहा था मेरा ना। तो ये कोई इतना इशू था नहीं, ये कोड वगैरह मेरे पास था अभी ना। बल्कि मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने अभी क्लास अभी थोड़ी देर पहले करवा रहा था मैं क्लास को। ये देखें ये कोड चल भी रहा था मेरा ना, वो डीबी वगैरह ये सब मैंने करवाया भी था। पोस्ट वोस्ट देखें सब वही जा रहा है, सब वही, पूरा पूरा प्रोसीजर वही है। देख रहे हैं आप, ये कुछ चेंज नहीं है, जैसन वैसन सब वही है, देख रहे हैं। ये सम टाइम हो जाता होगा इस तरह, ये शायद इंटरनेट का भी मसला हो सकता है, क्योंकि आप इसके पास जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है ना, लोकल से। वो लोकल पे ही जा रहा है। तो ये यहाँ पे हालांकि ये सारा देखें, ये सब कुछ चल रहा है मेरे पास प्रॉपर। ये कॉपी अगर मैं करता भी हूँ सेम, ये इसको देख लें, कंपेयर करें, ऑलमोस्ट चीजें सेम है। ये देखें कोई फर्क नहीं है, और ये मेरे पास चल रहा था सीधा। हाँ, नहीं सही है, ठीक है, वो भी सही है। पुश किया आपने, बिल्कुल ठीक है, सही है। माई डेटा पे ठीक है, डॉट पुश, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये कोड एक दफा, ये कोड मैं आप लोगों को शेयर करूंगा अपने पास भी, उसको ट्राई करके जरा चेक कीजिएगा क्या मसला है इसके अंदर। अक्सर औकात तो ये होता था। मैं तो अभी तो मैं देख रहा हूँ ना, मतलब अभी तो आता आता तो है नहीं काम, तो डेवलपर्स को मैं देख रहा था, इस तरह का कोई इशू होता था तो वो सर्वर रिस्टार्ट करते थे। हाँ सर्वर देखे ना, ये सर्वर हमारा ये है, देखें ये है हम्म, सर्वर हमारा, ये रहा। हमने स्टॉप किया, यहाँ पे भी मैंने स्टॉप किया, दोनों चीजें स्टॉप हो गई। अब मैंने चेक किया अपना कोड एक दफा और, यार मेरा कोड चल रहा है ठीक है, जेसन फॉर्मेट में आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैं अपना एक दफा कोड ये भी चेक कर लूँ ना, चलो यहाँ से, हम्म, ठीक है। मेरे पास यहाँ से भी ठीक आ रहा है, ठीक है, जेसन वेसन सब ठीक चल रहा है। एप एक्सप्रेस बिल्कुल ठीक है यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे आ, ये वाला कोड, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, यहाँ पे भी सही चल रहा है ये वाला कोड, ठीक। गलती एक हुई है हमारे पास हमसे, ये रही, ये गलती हुई है। जेसन के बाद ये लगता है सिंपल ना। अच्छा, अब ये सर्वर, अब इसको रीस्टार्ट करें, ये रहा। अब इसको चलाएं आप, डेटा सेफ। हाँ ये गलती थी भाई, जेसन के बाद हमने ब्रैकेट नहीं लगाए थे, ये गलती थी। अच्छा वापस अब इसको कॉल कर लेते हैं, ये वाला, ये मैंने वापस कॉल किया, अब इसको गेट करेंगे। देखें आ गया डेटा 3। वही वाला इशू था वो जो आपने खुद ही पकड़ा ना सर, उसी की वजह से हुआ है। बस ये उसके पर बाद ये मसला था, ठीक है। या सर, अच्छा लेकिन ये तो ऊपर इसमें सेव नहीं हुआ जी, माई डाटा में। सेव हो गया ना ये रहा। सर ये तो टेम्परेरी है ना, आपकी फाइल में सेव नहीं हुआ। फाइल में क्यों सेव होगा, ये तो कोड है।
कोड में कोई सेव होगा? यहाँ पे जो आपके पास डेटा यहाँ से जा रहा है वो कोड में कभी सेव हुआ है? कोड में कोई जाएगा? ये तो हम भाई देखो, हम जिस तरह से एरे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जी। तो हमारे पास एक एरे का एक वेरिएबल आ जाता है ना, मैंने ये बना दिया। उसको जब हम वहां से ऐड कर रहे होते हैं तो हमारे कोड के अंदर कोई रिफ्लेक्ट करता है। ये तो कोड है, अगर कोड रिफ्लेक्ट करने लगा हमारा तो वो तो बड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ये है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ये है, हमने अगर ये कुछ डेटा जेसन डाला तो वो यहाँ पे आ गया। तो कभी भी कोड के अंदर कोई आएगा डेटा हमारा, समझ आई बात? जी जी, ये वही अभी आप अच्छा, बता रहे थे मुझे, हाँ। हाँ ये डेटा, अच्छा अब चीज देखें। अब सवाल ही पैदा होता है, आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये डेटा यहाँ पे तो डिस्प्ले हो गया, ऐड हो गया, अब डेफिनेटली ये डेटा यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि ये कोड लिख रहे हैं। तो अब आगे जाके फ्यूचर में हम ऐसा क्या करेंगे, डेटा कहाँ जाएगा हमारे पास? ये तो टेम्परेरी है, मैं अगर भी सर्वर बंद कर दूं, मैं भी पोस्टमैन बंद कर दूं, दोबारा खोलूं, ये मुझे कोई मिलेगा यहाँ पे? ये तो नहीं मिलेगा, ये हमें नहीं मिलेगा। अगला काम हम क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस। जो हमने आज ही करना था, कोई कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आज ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मोंगो तो डीबी हम, सर। जी जी जी, तो हम क्या करेंगे, हम उस मोंगो डीबी को बाकायदा इंस्टॉल करेंगे। उस मोंगो डीबी के अंदर यानी इस डेटाबेस के अंदर हम अपने ये डेटा को वहां डेटा को डालेंगे। फिर उस सूरत में ये यहाँ नहीं होगा, ये डेटा क्या होगा, ब्लैंक होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ब्लैंक होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक एक कैरेक्टर भी नहीं होगा। तो हम अपनी एपीआई के थ्रू डेटा डालेंगे मोंगोडीबी में, और वहां से डेटा कॉल भी करवाएंगे मोंगोडीबी से। ठीक है, तो वो जो डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा वो परमानेंट डेटा होगा, वो टेम्पररी डेटा नहीं होगा। यूं समझ लें कि जब आप शॉपिंग साइट पे जाते हैं तो वो डेटा उनके पास से कहाँ से आ रहा है, वो डेटाबेस से आ रहा है। और आप जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो भी उनके डेटाबेस में जा रहा है। फिर वो चेक कर रहे हैं, अच्छा जी मिस्टर अकील का डेटा आया, मिस्टर अकील का कोई ऑर्डर आया, तो अकील का जो ऑर्डर आया कहाँ से चेक किया उन्होंने, डेटाबेस से चेक किया उन्होंने। तो ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं सारी टेम्परेरी टेस्टिंग है। हम सिर्फ ये चीज हम ये चेक करना सीख रहे हैं कि हम गेट कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्ट कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये इस्तेमाल करना सीख रहे हैं अभी। जी ठीक है, सर। पुट हम कहाँ सर इस्तेमाल करेंगे? ये पोस्टमैन जो है, ये जैसे आपने कहा पोस्टमैन हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ली ये, तो ये फ्री मतलब मेरा पहुंचने का मकसद ये है कि अगर ये हम अभी अगर प्रॉपरली प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हमें कोई पोस्टमैन कोई परचेज तो नहीं करना पड़ेगा, मतलब लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो नहीं लेना पड़ेगा, फ्री में ही काम हो जाएगा? ये फ्री है और ये सिर्फ आपकी डेवलपमेंट के दौरान ही इस्तेमाल होता है, अपने आपकी अपनी एपीआई को टेस्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेकिन जब भी आपकी एप्लीकेशन बन जाती है, टेस्ट हो जाती है और इसको आप लाइव करवा देते हैं तो उसके बाद तो पोस्टमैन की जरूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ ये डेवलपमेंट के दौरान ही जो है इसकी जरूरत पड़ती होती है। और जरूरत आपने देख लिया कि क्यों जरूरत पड़ रही है भाई, फर्ज करने की इतना, ये तो मैंने देखा 2-3 लाइन का कोड था जिसमें एरर आ गया, हम फंस गए। अभी आपने खुद देखा ना, ये अच्छा हुआ एरर आई है, ताकि आपको भी अंदाजा हो गया कि यार हाँ, ये 4-5 लाइन के अंदर हम फंस गए। तो ये हमें हमें पोस्टमैन नहीं बता दिया क्या फंसे हुए भाई, पोस्टमैन ये नहीं बता रही, सही कह रहे हैं। गड़बड़। अब फर्ज करें मिसाल के तौर पर हम इसको टेस्ट ना करें, हम लिख दें कोई 100-150 लाइन का कोड और धड़ाधड़ काम किए चले आ रहे हैं, हम दिए चले आ रहे हैं, और उसके बाद हमने इसको बस डिप्लॉय कर दिया डायरेक्ट, तो हमारी तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। जब एप्लीकेशन ही हमारी क्रैश हो गई तो फिर यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा ही है सर। ये तो ये देखना कि ये पोस्टमैन आपकी अपनी ही एप्लीकेशन को खुद टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई जो लिखा है टेस्ट तो कर लो कि सही भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले चेक कर लिया आपने, हमारी एप्लीकेशन सही काम नहीं कर रही थी, एरर आ गया, तो हमने पकड़ लिया हाँ भाई ठीक है। ये 12 मैंने उससे पहले बताया था कि मैंने कहा भाई कुछ 12 मिली सेकेंड में रिजल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन अभी आपने दोबारा चेक किया कि वो 12 मिली सेकेंड में नहीं बल्कि वो कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है, कोड कल तक चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। भाई चलता चला जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, वरना इसको तो रिजल्ट तो सेकंड्स में आना चाहिए, रिजल्ट इसका। वो हमने रिजल्ट पकड़ हमने वो पकड़ लिया हमने कि हाँ भाई ठीक है गलती है हमारी, वो हम अब कोड सही कर लेंगे, हमारी गलती सही हो गई। अब हम कॉन्फिडेंट है कि अगर मैंने इस एपीआई को फर्स्ट करने में लाइव कर देता हूँ तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि हीरो को के अंदर आपने डिप्लॉय करना है, अब आप पहले टेस्ट कर लेंगे। जब आपने पोस्टमैन पे टेस्ट कर लिया
और इसको हीरोको पे अगर आप डिप्लॉय करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पे। फिर ये उसी तरह से काम कर रही होगी जैसे यहाँ पे काम कर रही है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको पुट और डिलीट करवाऊं, अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं डेटाबेस का। ये पुट और डिलीट तो हम उसके साथ साथ भी कर लेंगे, मोंगोडीबी के साथ साथ। ठीक है ना, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा और देन मोंगोडीबी पे भी करके दिखा दूंगा, वो मसला इतना बड़ा नहीं है। लेकिन आपको मकसद ये था कि आपने सिर्फ दो चीजें भी कर ली, दो चीजें हमारी और बाकी रह गई हैं, एक पुट एक डिलीट, वो भी हम कर लेंगे और मोंगोडीबी के साथ साथ। तो एक मैं आपको बताता हूँ कि मोंगोडीबी क्या है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए हम करने जा रहे हैं डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास सीक्वल सर्वर भी होता है डेटाबेस, माई सीक्वल भी होता है डेटाबेस, ठीक है, और आपके पास मोंगो डीबी भी होता है। आपके कोर्स का जो पार्ट है, क्योंकि हमने कहा कि आप मर्न स्टैक आप कर रहे हैं, तो जो एम है पहला ही जो कैरेक्टर है मर्न, वो मोंगो डीबी है डेटाबेस। अब मोंगो डीबी के लिए आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ कोड करना इंस्टॉल करना है। तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी मोंगोडीबी की। ठीक है, मोंगोडीबी की लाइब्रेरी कैसे करने की, मैंने सर्वर को स्टॉप किया, मैं करूंगा यहाँ पे npm आई, और मेरे पास एक लाइब्रेरी है मोंगोस, MONGOOS, ये मैं इंस्टॉल करूंगा। ये मेरे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और आप यहाँ पे चले जाएंगे अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके यहाँ पे लिखेंगे मोंगो मोंगोडीबी एटलस। ये मोंगोडीबी एटलस पे आप जाएंगे, यहाँ पे अपना जाके अकाउंट बनाएंगे, ये भी आपको फ्री अकाउंट मिल जाएगा, फ्री में अकाउंट बन जाएगा आपका। साइन अप करें, मेरे केस में बना हुआ है मेरा, तो मैं साइन इन करूंगा। ठीक है, साइन इन किया तो ये मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस पासवर्ड वगैरह ये पूछ रहा है, और मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के लॉगिन करूंगा। देखिए मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, बल्कि मैं गूगल पे चले जाता हूँ, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। आपका बना बना हुआ नहीं है तो डेफिनेटली आप पहले साइन अप करेंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर इन हो जाऊंगा। ये मुझे एक समझ लें कि क्लस्टर, फ्री क्लस्टर प्रोवाइड करेगा, क्लस्टर मेन डेटाबेस से प्रोवाइड करेगा, जिसमें मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ये आपका ये दो तीन टास्क मैं आपको दे रहा हूँ घर के लिए, कि आपने सबसे पहले पोस्टमैन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। एटलस पे मोंगो मोंगो एटलस पे आपने जाना है। ये मोंगो एटलस है क्या, ये मोंगो एटलस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ठीक है। और सॉरी, जो मोंगो एटलस है ना, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, बल्कि ये मोंगो डीबी का अपना क्लाउड है। और जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है ना, वो जो अभी हमने आगे जाके कुछ चीज़ें और इंस्टॉल करेंगे इसी से रिलेटेड, वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं। ये जो मोंगो एटलस है, ये इसका अपना क्लाउड है, किसका, मोंगो डीबी का। तो इसीलिए इसका नाम मोंगो एटलस है। तो आप यहाँ पे आएंगे, लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, यहाँ पर आएंगे, उसके बाद ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछेगा, जैसे कि डेटाबेस का नाम क्या है। तो डेटाबेस को यहाँ पे देखें, जैसे मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस की डिटेल बताएगा। ये आ गया डेटाबेस डिप्लॉयमेंट, मेरे पास आ रहा है क्लस्टर। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपके केस में क्या होगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्रिएट आप करेंगे ना, वो थोड़ा सा इस तरह से ये प्रोसेस चलाएगा, और आपके पास वो आपको एक क्लस्टर बना के दे देगा। ये आपसे पूछेगा कि जी आपने बैकएंड पे कौन सा क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं, AWS इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल, आप कर दीजिएगा AWS। ये असल में मोंगो डीबी बैकएंड पे जो सर्वर इस्तेमाल कर रहा है, वो ये सर्वर इस्तेमाल कर रहा है जो सामने स्क्रीन पर है। और ये चूंकि आपको एक डेटाबेस आपको फ्री देगा, तो इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप AWS पे ही चले जाएगा, सिक्योर सर्वर ही बता रहा है कि भाई हम सिक्योर सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये आपसे पूछेगा कि भाई सर्वर आपका कौन सा सिलेक्ट करना है। देखिए इस सर्वर की सारी डिटेल है, मैं भी बताता हूँ ये सर्वर है क्या। अब सर्वर कौन सा सिलेक्ट करना होता है,
फर्ज करें कि आपका कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो क्लाइंट आपका कौन सी कंट्री का है, वो यूएस का है, वो यूके का है, वो यूएई का है, किस जगह का है। तो आपका जो सर्वर है ना, कौन सा होना चाहिए, आपका सर्वर वो होना चाहिए जो आपके क्लाइंट से करीब करीब है। ठीक है, एक तो ये का फायदा ये होगा जैसे होता है कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। तो आप जब आप इसको बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो आपसे पूछेगा कौन सा सर्वर है, तो आप AWS सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कोई भी टेस्टिंग के लिए, अभी फिलहाल चूंकि आप टेस्ट करेंगे, तो आपको कोई सा भी एक आपने कंट्री से रिलेटेड, जो आपकी कंट्री से करीब हो, पाकिस्तान से करीब कौन सा होगा देख लीजिएगा। इसके अंदर नेपाल वगैरह का होगा करीब, या सिंगापुर का जो भी करीब होगा वो, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, या यूएई जो आपको बेहतर लगे, मुंबई है। ठीक है ना, ये सब करीब करीब है आपके टेस्टिंग के लिए। तो आप ये कर लें, लेकिन फ्यूचर में जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो आपको वो सर्वर सिलेक्ट करना है जो आपके क्लाइंट से करीब करीब हो। ठीक है, तो ये आपके केस में ये होगा, मेरे केस में ऐसा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और चूंकि ये एक ही प्रोवाइड करता है फ्री में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी में अमेंडमेंट करते चले जाएं या मल्टीपल अकाउंट बनाएं। मल्टीपल अकाउंट में आपको ये चीजें मिलती चली जाएंगी। अच्छा, एक सर्वर बन गया आपका। फिर आपके पास आते हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा, डेटाबेस एक्सेस। डेटाबेस एक्सेस में आप यूजर नेम देख लीजिएगा, अगर आपका बना हुआ नहीं है, यूजर नेम बना लें। बाय डिफॉल्ट अगर कोई यूजर नेम दे रहा है वो, तो उसको एडिट वगैरह करके उसका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह ये सेट कर लें। ये हमें सब जरूरत है, ये हम जब एप्लीकेशन हम बनाएंगे तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसी बात है कि जब हम इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो वो हमसे पूछेगा कि डेटाबेस का नाम क्या है, हम बताएंगे डेटाबेस का नाम ये। फिर हमसे पूछेगा यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है, आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस से जब कनेक्ट किया जाता है तो एक सेंटेक्स लिखा जाता है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग कहलाता है। उस कनेक्शन स्ट्रिंग में वो बताता है कि भाई मेरा आईपी एड्रेस ये है, इस आईपी एड्रेस पे जाओ, मेरा डेटाबेस यहाँ पड़ा हुआ है, इसको कनेक्ट करो। उस डेटाबेस का यूजर आईडी ये है, उसका पासवर्ड ये है, उसको कनेक्ट कर दो, आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेटवर्क एक्सेस पे आप आते हैं ना, तो मेरे पास इस वक्त मेरा अपना जो इसने मुझे प्रोवाइड किया है वो आईपी एड्रेस क्या है, ये वाला, ये आईपी एड्रेस है मेरे पास 0.0.0.0। अब आप कोई लाइव एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, तो आपके पास आईपी एड्रेस क्या होगा, आपके पास आईपी एड्रेस उस सर्वर का आईपी एड्रेस होगा जहां पे आपने डेटाबेस रखा है। ठीक है, सर्वर का आईपी एड्रेस कौन सा है, मिसाल के तौर पर आपने AWS से आपने होस्टिंग परचेज कर ली, तो AWS वाला क्या देगा आपको, आपको एक आईपी मिलेगी। वो आईपी आप अपने सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट कर दें, यूजर आईडी पासवर्ड भी वहीं से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्री रिक्विजिट होती हैं, यानी कि आप किस किस सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, उस डेटाबेस का नाम क्या है वो मालूम होना चाहिए, उस डेटाबेस का यूजर आईडी पासवर्ड क्या है वो मालूम होना चाहिए। देन आप कनेक्ट कर सकते हैं सारी चीजों को। तो ये 2-3 टास्क हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इस पे आ जाइएगा, मोंगो एटलस पे, पोस्टमैन पे, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन एक दफा स्टडी करके आइएगा, देख के आइएगा। देन हम क्या करेंगे, देन फिर हम इसको जो है ना, इंशाल्लाह इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है कनेक्ट करना, थोड़ा सा सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, थोड़ा सा कोड वर्ड आप लोगों को मिल जाएगा तो सेटिंग वेटिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे कि ये अब मेरे पास ये क्लस्टर 0 यानी कि डेटाबेस है मेरे पास ना, जैसे मैं इस पर कनेक्ट करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है भाई किस तरह कनेक्ट करोगे। ठीक है, आपके पास शेल भी है, कंपास भी है, मोंगोडीबी का कोड भी है, एटलस सीक्वल है, क्या है, कौन से तरीके से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, आप जैसे आप इस पर आते हैं तो आपको देखिए बता रहा है, कोड भी बता रहा है, क्या तरीका कार है, सारी चीज आपको बता रहा है, सारे स्टेप्स आपको लोगों को बता रहा है। ठीक है, बैक पे आ जाए, ये सारी चीज आपको बता रहा है, ये आपने उसी हिसाब से कनेक्ट करना है। जो ऑप्शंस आपको चाहिए, जिस तरीके से आपको करना है, इसके पास सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हम करेंगे ड्राइवर्स के, भाई हमारे पास किससे कनेक्ट करना है, हम बता दिया भाई ड्राइवर हमारा क्या है, हमारे पास ये सारे ड्राइवर्स है ना। हम PHP से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हम जावा से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, .NET से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, किससे कनेक्ट करना है। हम कहेंगे भाई हम तो नोड जेएस पढ़ रहे हैं, हमने तो नोड जेएस पे काम करना है, और ये वर्जन किसका है,
ये मोंगोडीबी का वर्जन है, सही है। और इसने हमें बता दिया ठीक है भाई आप इससे कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो पहले ये इंस्टॉल कर लो, ठीक है, वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमें बता रहा है कि भाई ये कनेक्शन है, ये कर लो। इसको अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे, देखिए बता भी रहा है, देखें मोंगोडीबी है, यूजर नेम है, उसका बोल रहा है पासवर्ड डालो, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आप डाल दो। तो अब इसको हम अपनी इस एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, हम ऐसा क्या करें यहाँ पे कि ये वाली एप्लीकेशन हमारे इस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए, और जो डेटा हम यहाँ पे डालें, इंसर्ट करें, जो कि हम यहाँ पे पोस्टमैन पे टेस्ट कर रहे हैं, वो डेटा हमारे पास कहाँ पे आ जाए, वो डेटाबेस में आ जाए। इस डेटाबेस में जो हम डेटाबेस बना रहे हैं उसमें जाके सेव कर ले, और फिर उसको हम डिस्प्ले करवाएं अगर, तो डेटाबेस से ही कॉल करे और डेटाबेस से डिस्प्ले कर दे। सिंपल, ये काम हमने करना है। तो ये 2-3 टास्क हैं, ये आप करें, और फिर इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करते हैं कि हम अपना इसको डेटाबेस से कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल नहीं है, चलें फिर ठीक है, कल तक के लिए फिर हमें इजाजत है। हाँ वो बस इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं असाइनमेंट भी इंशाल्लाह आप लेट नाइट तक देखता हूँ। चलें सही हो गया, ठीक हो गया, कल तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके